बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स क्लास 11th फिजिक्स और इसमें हमारा जो चैप्टर है आज का प्रतिशत त्रुटि है। इसमें जो हमारा आज का चैप्टर है प्रतिशत त्रुटि, ये चैप्टर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को एक बिल्कुल विधिवत तरीके से समझेंगे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है और ये त्रुटियां कैसे निकाली जाती हैं और इनको निकालने के लिए किस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो त्रुटियां निकाली जाती हैं इनमें कई प्रकार के यंत्र भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमें क्या है, यंत्रों की जरूरत पड़ती है। किसकी? यंत्रों की जरूरत पड़ती है। और प्रतिशत त्रुटि जो चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत से बारीकी पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत से बारीकी पॉइंट। और आज का जो सेशन है हमारा, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के अतिरिक्त हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत त्रुटि है क्या और कैसे निकाली जाती हैं, इनके कुछ सूत्र हैं, क्या है। बिल्कुल ये जो क्लास होने वाली है आज की, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रतिशत त्रुटि जो चैप्टर है इसका बिल्कुल एक तरीके से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको लोगों को ये वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रतिशत त्रुटि। देखिएगा, त्रुटि माने इसमें लिखा है प्रतिशत, एक प्रतिशत और होता है त्रुटि। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम प्रतिशत का विच्छेद करेंगे। तो इसका होता है प्रति धन शत धन त्रुटि। अब प्रति माने होता है प्रत्येक के लिए, मतलब हर एक के लिए। शत माने 100 में त्रुटि, मतलब जो हमारी त्रुटि होगी वो 100 में निकाली जाती है। जो भी त्रुटि होगी हमारी उसको 100 में निकालते। 100 में मान लीजिए 20% त्रुटि है, 40% त्रुटि है, 60% त्रुटि। वो जो हमारी त्रुटि होगी वो 100 के अंदर ही होती है, 100 के अंतर्गत आती है। तो जो भी हमारा मानक त्रुटि का माना गया है वो बिल्कुल 100 पे माना गया है। मानक जो हमारा माना गया है वो 100 पे माना गया है। और इस मानक की ही सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रतिशत त्रुटि चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिएगा प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत और होता है त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, हमने बताया था कि ये जो त्रुटियां जो होती हैं किसी यंत्र के द्वारा नापी जाती हैं। जैसे मान लीजिएगा, जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार की त्रुटि, मान लीजिए बुखार आ गया, तो बुखार आ जाने के कारण से हम लोगों को क्या लगाया जाता है, थर्मामीटर। बुखार नापने के लिए हम लोगों को डॉक्टर क्या लगाता है, थर्मामीटर नापता है और बता देता है कि आपके इतने डिग्री बुखार है। तो हमारे मिनिमम जो बताया गया है 98.4 बुखार होना चाहिए, और इससे अधिक अगर टेम्परेचर है तो बुखार की कंडीशन होती है। कितने % ज्यादा है, ये सब बातें। तो ये जितने % है वही तो त्रुटि है। तो जो किसी एक यंत्र का प्रयोग किया गया है, तो वही तो उस यंत्र की सहायता से जो हमें पता चला कि हमारे 104 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है या 102 डिग्री बुखार है, जिस यंत्र की सहायता से हमें पता चला है उसी यंत्र, और इस यंत्र की सहायता से जितना पता चला है वही त्रुटि है। जो 98.4 से ऊपर है वही तो अपनी त्रुटि है, वही तो अपनी त्रुटि है। तो कहने का मतलब यह है कि बताया गया कि किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम
किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम और न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक कहलाता है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब यही है कि किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम और न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक। हमने अभी बताया जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, हमारे शरीर में हमें बुखार होता है, हमारे शरीर में थर्मामीटर लगाकर बताता है कि बुखार आपके 100 डिग्री है या 101 डिग्री है। तो जो हमारा 98.4 से ऊपर जो होता है वही हमारे बुखार की कंडीशन होती है। तो जो बुखार, जितना अधिक बुखार है, जितना अधिक टेम्परेचर है 98 पॉइंट से ऊपर, वही तो हमारा क्या है, वही तो यंत्र द्वारा त्रुटि पता चल रही है, वही यंत्र द्वारा बुखार पता चल रहा है, वही ये उसी यंत्र की सहायता से ये पता चल रहा है कि हाँ इतने % क्या है हमारे बुखार है। जैसे मान लीजिए कल्पना करिएगा कि एक यंत्र है 5 किलो का बाट मान लीजिएगा, 5 किलो का बाट मान लीजिएगा, और 5 किलो बाट में और एक बोरी है चावल की बोरी, उस चावल की बोरी में क्या है 10 किलो गेहूं है। तो उस 5 एक तरफ तराजू, 2 तराजू के पड़ेले तराजू के 2 होते, एक तरफ हम लोग रखते हैं बाट, एक तरफ रखते हैं उसका भार। तो अगर बाट से अधिक भार है तो तराजू नहीं उठेगा, अगर बाट अधिक है तब भी तराजू इधर वाला पल्ला नहीं उठेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि क्या सिचुएशन ये आती है कि यदि हमारी त्रुटि कितनी हो रही, 5 किलो से यदि अधिक कोई चीज है उतनी ही त्रुटि है, 5 किलो से जो ज्यादा है वही तो अपनी त्रुटि है। तो यही परिभाषा दी गई है कि किसी यंत्र द्वारा जो भी नापा जाए, किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम और न्यूनतम मान जो नापा जाएगा, शुद्धतम और न्यूनतम मान क्या कहलाएगा? शुद्धतम और न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता। शुद्धतम मतलब शुद्ध नापना या न्यूनतम मतलब कम नापना। शुद्ध नापेंगे या कम नापेंगे यही मान क्या कहलाता है? प्रतिशत अल्पतमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या कहलाता है? अल्पतमांक। ये क्या कहलाता है? अल्पतमांक। किसी यंत्र की सहायता से जो भी हम शुद्ध या कम नापते हैं वही क्या कहलाता है? अल्पतमांक माने क्या होता है? इसका अगर विच्छेद हम लोग करके देखें, अल्प धन अल्प धम तमांक। तमांक माने जो होता है, मांक माने मापना होता है। अल्प धनता धन मांक, ता धन मांक। तो ये क्या, मांक मीन्स अल्प माने कम, मांक माने मापना। जो भी नापा जाता है वही तो कम जो नापा जा रहा है, जितना कम नापा जा रहा है वही तो अल्पतमांक है। परिभाषा भी हमारी यही कहती है कि किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम और न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। अब अल्पतमांक देखिएगा किस किस का, हम लोग पटरी का देखते हैं। पटरी का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1। फिर आता है बर्नियर कैलीपर्स का, बर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक 0.01। अब यहां पर आता है स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001। अब बात यह नहीं समझ में आ रहा कि इसमें सबसे शुद्ध कौन सा है, इसमें यह बात नहीं समझ में आ रहा है इसमें सबसे शुद्ध कौन सा है।
अब इस शुद्ध अल्पतमांक को निकालने के लिए हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, सार्थक अंक। इन अल्पतमांकों को ज्ञात करने के लिए इसमें देखते हैं सबसे शुद्ध कौन सा मान है, और इस शुद्ध मान को निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होता है? सार्थक माने होता है सही, और अंक माने अंक, जो सही अंक हो, जो सही अंकों का जो सही मान है वही सार्थक मान है। अब देखते हैं, पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि दशमलव के पहले, यदि दशमलव के पहले कोई संख्या है तथा बाद में कोई शून्य हो, यह दशमलव के पहले कोई संख्या हो और बाद में कोई शून्य हो, तो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। मैंने बोला है ये दशमलव, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, यदि दशमलव के पहले कोई संख्या ये है, यही तो बोल रहा, और दशमलव के बाद इसने कहा कोई शून्य है, किसके बाद में, दशमलव के बाद कोई शून्य तथा बाद में कोई शून्य, किसके, दशमलव के बाद में कोई शून्य लिखा हुआ है, तो वो सब किस में आएंगे, सार्थक अंकों में आएंगे। क्या आएंगे, सार्थक अंकों में। पॉइंट लिखा है कि यदि दशमलव के पहले कोई संख्या है और संख्या दशमलव के बाद कोई शून्य आया, तो वो सभी सार्थक अंक में गिने। तो सार्थक अंक इसके कितने हैं, 2 सार्थक अंक हो गए। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है, यदि दशमलव के पहले कोई शून्य हो तथा दशमलव के बाद कोई संख्या आए, तो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। मैंने बोला है ये दशमलव के पहले कोई शून्य, दशमलव के पहले, ये दशमलव है, और दशमलव के पहले एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, दशमलव के पहले कोई शून्य है तथा दशमलव के बाद कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या आ गई, संख्या सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। कौन से, इनको, जो इस दशमलव के पहले जो शून्य दिया हुआ है इसको छोड़ के, ये जो अंक इधर वाले होंगे दशमलव के बाद वाले, जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी, ये सभी सार्थक अंकों में गिने जाए। तो सार्थक अंक इसमें कितने हो गए, 1। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, यदि दशमलव के पहले या दशमलव के पहले कोई शून्य दिया हो तथा दशमलव के बाद कोई शून्य दिया हो तो बाद में
संख्या आए तो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, तो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। मैंने बोला है एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये दशमलव के पहले कोई शून्य हो और दशमलव के बाद कोई शून्य और इसके बाद कोई संख्या है तो ये सार्थक अंक में गिनी जाएगी। ये दोनों दशमलव जो है, जीरो जो हैं, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। सार्थक अंक कितने इसमें हो गए? 1 हो गया, एक सार्थक अंक हो गया। सार्थक अंक कितना हो गया? 1 सार्थक अंक हो गए। अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। ये 3 नंबर था, 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। यदि दशमलव के पहले दशमलव के पहले कोई संख्या है तथा दशमलव के बाद कोई क्या है? दशमलव के बाद कोई शून्य आए। क्या है? शून्य आए तो तथा बाद में कोई संख्या आए तो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने बोला है कि यदि दशमलव के पहले कोई संख्या है, ये मान लीजिए संख्या आ गई, और दशमलव के बाद कोई शून्य आए, शून्य आ गया, और बाद में कोई संख्या आए तो ये सभी जो होंगे ये किस में गिने जाएंगे? सार्थक अंक में गिने जाएंगे। 3 हो गए सार्थक अंक। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर पॉइंट आता है यहां पर कि 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 10 की पावर 14, ये जो होंगे सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। ये किसमें आते हैं? कोटिमान में। इसका हम लोग बताएंगे। तो देखिएगा, मैंने बताया है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? किसी यंत्र द्वारा नापा गया शुद्धतम और न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक। अल्पतमांक का यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग इसका विच्छेद करें, अल्पत धन मांक। अल्पत माने कम, मांक माने मापा। जो कम नापा जा रहा है यही तो अपनी त्रुटि है यार। अब यहां पर देखिएगा, पटरी का अल्पतमांक होता है इतना, वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01, स्क्रू गेज का होता है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001। अभी मैंने जो सारे पॉइंट बताए इसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि इनमें से सबसे शुद्ध कौन सा है। अब देखिएगा, मैंने बताया जिसका सबसे ज्यादा सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंकों की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी, जिसमें शून्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जिसमें शून्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वही सार्थक, वही क्या होंगे? सबसे शुद्ध होंगे। अब देखिएगा, शून्यों की संख्या सबसे ज्यादा इसी में तो है, तो सबसे शुद्ध जो है सार्थक अल्प कौन सा है? स्क्रू गेज।
सबसे कम शुद्ध कौन सा है? ये। अगर शुद्ध मान पूछा जाए, शुद्ध मान सबसे ज्यादा स्क्रू गेज का है, सबसे कम शुद्ध जो है पटरी का होता है, फिर उससे अधिक ज्यादा शुद्ध कौन सा होता है? ये। तो सबसे ज्यादा शुद्ध अगर मान हमें बनना है तो स्क्रू गेज का ही होता है। क्या होता है? स्क्रू गेज। तो ये हमने सार्थक अंकों की सहायता से हमने निकाल लिए कि कौन सा शुद्ध है, कि जिसमें शून्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, क्या होंगे इसमें? सार्थक अंक अधिक होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारी जो क्लास थी, ये क्लास सार्थक अंकों पे, और सार्थक अंक पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्हीं की सहायता से अभी जो हम परसेंटेज त्रुटि में सवाल लगाएंगे, इसी की सहायता से हम लोग मान रखेंगे। तो हमें सार्थक अंक पहचानना। अब देखिएगा, सार्थक अंकों की सहायता से जोड़ना। देखिएगा इधर, जैसे लिखा है 2.56, अगला है 4.78। अब हम देखते हैं यहां पर 8, 6, 14 के 4 हासिल लगा 1, 7, 5, 12, 13, 3 हासिल लगा 1, 6 और 1, 7। अब देखिएगा यहां पर ये मान आया है निकल के, मगर अगर सार्थक अंक के हिसाब से सोचा जाए कि अगर संख्या 5 के पहले 6, 7, 8, 9 और इधर लिखा 4, 3, 2 और 1, ये इधर अगर संख्या 5 से बड़ी आ रही, इधर वाली आ रही, यहां पर संख्या, यहां पर संख्या 5 से बड़ी आ रही, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। क्या होता है सार्थक अंक के हिसाब से कि यहां पर यदि संख्या 5 से बड़ी आ रही, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग? एक जोड़ देंगे। यदि यही संख्या मान लीजिए यहां पर आ जाए, ये ना हो कि यहां पर क्या होता है 7.9, तो इस चीज को लगभग हम लोग 8 मान लेते हैं सार्थक अंक के हिसाब से। इसमें क्या कर लेते हैं? एक जोड़ देते हैं। बात समझ में आए? तो सार्थक अंकों के हिसाब से ये मान इतना हो सकता है। तो मैंने एक चीज और बताया कि यहां पर जो होगा, ये वाला जहां पर 4 लिखा है, इसमें यहां 4 की जगह अगर 5 से बड़ी संख्या होती तो इसमें हम लोग क्या कर देते? एक ऐड कर देते। तो ये बच्चों आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास कैसी लगी? और आज हम लोगों ने पढ़ा है सार्थक अंक निकालना। तो सार्थक अंकों को किस प्रकार से निकाला जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा, और कैसे निकालते हैं ये पढ़ा, किस तरीके से निकालते हैं, कौन सी संख्या शुद्ध है, कौन सी शुद्ध, ये हमने समझा कि जिसमें सबसे ज्यादा शून्यों की दशमलव के बाद शून्यों की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा शुद्ध मान होगा। ठीक, तो ये थे हम। अब कल हम लोग पढ़ते हैं सार्थक अंकों का जोड़ना, सार्थक अंकों का घटाना, सार्थक अंकों की गुणा। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर इसके बाद इसी की सहायता से ये जो हमारा चैप्टर है प्रतिशत त्रुटि, इसी की सहायता से समझना है हमें। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है, सार्थक अंक का जोड़ना, सार्थक अंक का घटाना, सार्थक अंक की गुणा। आज के लिए बस इतनी ही क्लास। और ये अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद।